बल्लभगढ़ तहसील में कम से कम 50 जीपी ऐसी हैं जो तहसीलदार सुजीत शर्मा ने की हुई हैं। उससे एक रजिस्ट्री के हिसाब से, स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से लगाया जाए तो कम से कम एक रजिस्ट्री से कम 2 से 3 लाख का रेवेन्यू का नुकसान है, और वो कम से कम 50 डॉक्यूमेंट है। और मेरे पे थ्रेटिंग के भी कई कॉल आए हैं। मैंने सारी चीज़ें, आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की उन कॉल्स का? पुलिस में कंप्लेंट की थी मैंने। तो आरटीआई एक्टिविस्ट्स के ऊपर जब दबाव बनाया जाता है तो आरटीआई एक्टिविस्ट का जो मनोबल है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। शायद इस बात की जानकारी भ्रष्टाचारियों को नहीं है। फरीदाबाद के अंदर रजिस्ट्री घोटाले हो रहे हैं और रजिस्ट्री घोटालों के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले व्यक्तियों को अब महसूस होने लगा है कि इन घोटालों को उजागर करने के चक्कर में कहीं ना कहीं उन्हें उनकी जान का भी खतरा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हमारे साथ एक वकील साहब मौजूद हैं, विनीत गोस्वामी इनका नाम है। पूरा परिचय अपना देंगे। इन्होंने एक रजिस्ट्री घोटाले को उजागर करने की कोशिश की और उसके चलते अब उन रजिस्ट्री घोटालों को करने वाले लोगों के जो सरपरस्ती हैं या फिर कहें कि उनके जो जानकार हैं, लगातार इन्हें अपने संपर्क में लेने की कोशिश कर रहे हैं और इनके ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के प्रलोभन देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रजिस्ट्री घोटाले से जो भी दस्तावेज मांग रहे हैं विभागों से, अब उनसे ये दूर हो जाएं, अन्यथा हो सकता है कि इनके साथ कोई वारदात भी हो जाए, ऐसा इन्हें महसूस होता है। तो अब बात करते हैं इनसे कि क्या है पूरा मामला। जी, सबसे पहले आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम एडवोकेट विनीत गोस्वामी है और मैं 2015 से फरीदाबाद बार में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे पहले ये नॉलेज में मेरी बात 2018 में आई थी। 2018 में मैंने आरटीआई लगाई थी डीआरओ फरीदाबाद के पास। डीआरओ फरीदाबाद क्या है? डीआरओ फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, उनके पास मैंने एक आरटीआई लगाई थी। तो वो लगभग 1.5 साल क्या कहते हैं उन्होंने जवाब नहीं दिया। मैं उस आरटीआई में क्या पूछा गया था? उस आरटीआई में 12 क्वेश्चन पूछे गए थे कि भाई कोई चीज़ अगर तहसील में रजिस्टर्ड होने के लिए आती है तो उसमें जो कीला खसरा नंबर होते हैं उनको देखने की जिम्मेदारी किसकी होती है। आप तहसीलदार, कोई भी व्यक्ति रजिस्ट्री कराने आता है, तहसीलदार कह देता है भाई ये नोथराइज है, ये पास नहीं है, ये नहीं होगी। तो इसका क्या आधार है? उसका क्या आधार है? इस तरह के मैंने 12 क्वेश्चन पूछे थे कि भाई क्या कहते हैं नोथराइज रजिस्ट्री करने का कोई खास दिन होता है, या भाई आप पे कोई लिस्ट है जिसके ब्याह पे आप बताते थे। ऐसे 12 क्वेश्चन थे। तो वो मैंने डीआरओ के पास लगाई थी। डीआरओ के 2 महीने तक जवाब न देने के कारण मैं फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी डीसी फरीदाबाद के पास गया। डीसी फरीदाबाद फर्स्ट अपीलेंट अथॉरिटी में भी मेरी जो आरटीआई थी वो लगभग 1.5 साल तक पेंडिंग रही। उस टाइम पे जो डीसी साहब थे अतुल द्विवेदी जी, उन्होंने क्या कहते हैं जिस दिन लास्ट ऑर्डर करा था 26/11/2019 को, उन्होंने मेरे से पर्सनली पूछा कि वकील साहब आप ये जवाब नहीं दे रहे, आप इसमें ऊपर अपील क्यों नहीं कर रहे? तो मैंने उनसे कहा सर क्या कहते हैं मैं तो आपके भाई ऑर्डर का इंतज़ार कर रहा हूँ। तो उन्होंने इस आरटीआर को दबाने के लिए झट इस पे 25,000 पेनल्टी लगा दी। और किसके ऊपर लगाई ये पेनल्टी? ये डीआरओ फरीदाबाद के ऊपर पेनल्टी लगी। उस टाइम डीआरओ फरीदाबाद डॉक्टर नरेश थे और इसकी ऑर्डर कॉपी मुझे 20 दिन तक चक्कर काटने के बाद मिली। और जिस दिन मुझे इसके ऑर्डर की कॉपी मिली उस दिन डीसी साहब अतुल द्विवेदी जी का भी ट्रांसफ़र हो गया, डीआरओ डॉक्टर नरेश का भी ट्रांसफ़र हो गया, और क्या कहते हैं जो एक तहसीलदार मैडम थी उनका भी ट्रांसफ़र हो गया। उसके बाद फिर मैं उनके बाद जो डीआरओ आए उनके पास गया तो उसमें जो ऑर्डर थे उसमें क्या कहते हैं पर्टिकुलर नाम नहीं लिखा था कि भाई डीआरओ डॉक्टर नरेश या डीआरओ डॉक्टर बस्तीराम, या उसमें तो पेनल्टी पे टू डीआरओ फरीदाबाद। तो जो उनके बाद जो बस्तीराम डीआरओ आए वो अपील में गए, मैं अपील में नहीं गया क्योंकि भाई मुझे तो 25,000 पेनल्टी के ऑर्डर इन्होंने गलत दिए थे, लेकिन मुझे ये पता था कि ऑर्डर तो गलत है। लेकिन वो अपील में गए तो मैं 2 बार चंडीगढ़ 25,000 की पेनल्टी डीआरओ के ऊपर लगी थी। उस वक्त डीआरओ डॉक्टर नरेश थे और उस पेनल्टी के अगेंस्ट में उन्हें अपील पे जाना चाहिए था। उन्हें अपील पे वो अपील पे नहीं गए, वो तो अपना ट्रांसफ़र करा ले गए। उनके बाद जो डीआरओ डॉक्टर बस्तीराम, उन्होंने पहले तो मेरे से सारी समस्या को अपने पर्सनली आते के साथ उन्होंने मेरे को कॉल करा और आने के बाद मेरे से सारी जानकारी लेने के बाद फिर उन्होंने कहा कि भाई ये तो डीआरओ साहब ने क्या कहते हैं डीआरओ ने, तहसीलदार ने, खुद डीसी साहब ने भी भाई इसको दबाने की कोशिश करी है। तो क्या कहते हैं भाई मैं इसमें अपील में जा रहा हूँ। तो मैंने कहा सर ये अच्छी बात है भाई, अगर आप अभी अपील में जाओगे, यानी अपील में वो जाकर ये बताना चाहते थे डिपार्टमेंट को कि जो मेरे ऊपर पेनल्टी लगी है वो गलत लगी है, निराधार पेनल्टी है। तो उसके लिए भी क्या कहते हैं मैं 2 बार चंडीगढ़ स्कूटी पे गया हुआ हूँ, 15 जून 2020 में और 23 सितंबर
2020 में मैं चंडीगढ़ गया हूँ। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी है। चलिए, ये तो एक बात रही कि आपने एक आरटीआई लगाई, जैसा कि आप बता रहे हैं उसके जवाब को दबाने की कोशिश की गई, आरटीआई का जवाब नहीं दिया गया, उसके बिहाफ पर जो डीआरओ हैं नरेश, डॉक्टर नरेश उस वक्त जो डीआरओ थे, उनके ऊपर 25,000 रुपए की पेनल्टी भी लगाई गई। उसके बाद दूसरे डीआरओ आए, उन्होंने जैसे ही उस ऑर्डर को देखा, आपको कॉल किया, आपसे पर्सनली मिलकर अपने ऑफिस में बुलाकर सारी जानकारी ली, और उस पेनल्टी को वो अपने ऊपर बियर नहीं करना चाहते थे या डिपार्टमेंट का नाम खराब ना हो, इस वजह से वो अपील में गए। अब लगता क्या है आपको कि रजिस्ट्री घोटाला जो आप बता रहे हैं, हम और भी वीडियोस आपके देख चुके हैं, रजिस्ट्री घोटाला हो कैसे रहा है वो थोड़ा सा बताएं आप। रजिस्ट्री घोटाला था वो तो लॉकडाउन 25 मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, और सबसे पहले हरियाणा में 24 मार्च 2020 को पहला लगा था, 22 तारीख को, फिर 25 से फर्स्ट स्टार्टिंग हुआ था। पहला नवरात्रा था, 25 मार्च 2020 से कोरोना काल का ये लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो सबसे पहले हरियाणा में सबसे पहले शराब के ठेके खुले थे, उसके बाद दूसरे नंबर पे रजिस्ट्रियाँ खुली थी। 25 अप्रैल 2020 में रजिस्ट्रियाँ खुल गई थी। तो उसके बाद क्या कहते हैं 6 महीने अप्रैल मई जून, और क्या कहते हैं इस दौरान जो डॉक्यूमेंट हुए थे, उनकी डॉक्यूमेंट हुए का मतलब है कि जो रजिस्ट्रियाँ हुई थी उनमें से 5-6 डॉक्यूमेंट मेरी नॉलेज में ऐसे आए थे जो कि क्या कहते हैं जिनका एरिया बड़खल तहसील थी, लेकिन वो बल्लभगढ़ तहसील में ब्लड रिलेशन में जीपीए करी हुई थी, और वो जो जीपीए करी थी वो तहसीलदार सुनील शर्मा ने की थी। जब मुझे उसकी नॉलेज मिली तो मैंने क्या कहते हैं मैंने सबसे पहले एक सीएम विंडो लगाई थी। सीएम विंडो लगाने के 7 दिन बाद ही क्या कहते हैं मेरे पे दबाव डाला गया। तो मैंने फिर उनसे ये कहा कि भाई क्या कहते हैं मुझे तो इनका जवाब चाहिए। यानी कि कायदा ये कहता है कि अगर बड़खल तहसील के अंदर में कोई जमीन आ रही है तो वो बड़खल तहसील के अंदर ही उसकी रजिस्ट्री होनी चाहिए, और अगर जीपीए होगी तो वो भी बड़खल तहसील में ही होनी चाहिए, बड़खल तहसील में होनी चाहिए। और विदाउट ब्लड रिलेशन की जीपीए बड़खल तहसील बल्लभगढ़ तहसील में हुई है। और उनका रिकॉर्ड के लिए जब मैंने एप्लीकेशन लगाई तो उनके रिपोर्ट का मेरे को रिटर्न में दिया गया कि भाई ये रिकॉर्ड कोरोना काल में रजिस्ट्रियों की चेकिंग के दौरान कहीं गुम हो गया है, और अब तक भी क्या कहते हैं वो रिकॉर्ड अब तक भी पेश नहीं हुआ है। चलिए, अब जो बल्लभगढ़ तहसील के अंदर रजिस्ट्री होनी चाहिए थी, वहाँ की जमीन से संबंधित या जीपीए होनी चाहिए थी, वो बल्लभगढ़ तहसील में हो गई विदाउट ब्लड रिलेशन में। बड़खल तहसील की थी वो बल्लभगढ़ में हो गई, बल्लभगढ़ ठीक है, होनी चाहिए थी वो बड़खल तहसील में। तो इससे कितना रेवेन्यू का नुकसान हुआ होगा अगर हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं? इससे कम से कम क्या कहते हैं बल्लभगढ़ तहसील में कम से कम 50 जीपीए ऐसी हैं जो तहसीलदार सुनील शर्मा ने की हुई हैं। उससे एक रजिस्ट्री के हिसाब से स्टाम्प ड्यूटी के हिसाब से लगाया जाए तो कम से कम एक रजिस्ट्री से कम 2 से 3 लाख का रेवेन्यू का नुकसान, और वो कम से कम 50 डॉक्यूमेंट है। तो कम से कम एक रजिस्ट्री पे स्टाम्प ड्यूटी अगर वो रजिस्ट्री होती बड़खल तहसील में, वो डबल यूनिट फ्लैट है ग्रीनफील्ड के, जो कि क्या कहते हैं सरकार के द्वारा तो सदा ही इसकी क्या कहते हैं बंदिश रही है। और समय समय पे जो वर्तमान में डीआरओ फरीदाबाद विजेंद्र राणा जी हैं, उन्हें 2017 में हरियाणा फरीदाबाद के 5 तहसीलदारों को सस्पेंड करा था। तो उनमें विजेंद्र राणा का भी नाम था, तहसीलदार गुरुदेव का भी नाम था, और 5 तहसीलदारों का नाम था। तो ये तो उसी टाइम से प्रतिबंधित थी। और यानी कि सरकार के राजस्व को नुकसान पहुंचाकर जो सरकारी अधिकारी हैं वो अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। जी, क्या कहते हैं इनसे तो यही पता लग रहा है। उसके अलावा फिर मैंने जब सीएम विंडो लगाई तो सीएम विंडो का आज तक मुझे जवाब नहीं दिया गया, और मेरे पे दबाव बनाने की कोशिश की गई कि भाई आप क्या कहते हैं आप इस काम को करो। मैंने कहा जी मुझे तो इस काम से कोई नहीं, मुझे तो जवाब दे दूँ। और मेरे पे थ्रेटिंग के भी कई कॉल आए हैं। मैंने सारी चीज़ें आपने पुलिस में कोई कंप्लेंट की उन कॉल्स का? पुलिस में कंप्लेंट की थी मैंने 12 जून इसी 13 जून को मैंने पुलिस में कंप्लेंट करी की थी। कोई कार्रवाई की पुलिस ने? आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। किस थाने में किया आपने? मैंने सेंट्रल थाने में भी करी थी और मैंने सेक्टर 16 थाने में भी करी थी। तो जो आपने कंप्लेंट की उसके लिए आपने पुलिस डिपार्टमेंट में कोई आरटीआई लगाई कि मेरे द्वारा दी गई कंप्लेंट के ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है? उसमें क्या कहते हैं मैंने आरटीआई नहीं लगाई, लेकिन आज जो मैंने अपनी सीएम विंडो पे स्टेटस देखा है तो उस सीएम विंडो की स्टेटस पे ये लिखा हुआ है कि भाई जो संबंधित अधिकारी हैं, मैंने जैसे सीएम विंडो 3 नवंबर को लगाई है, 3 नवंबर को मेरी जो सीएम विंडो थी वो डीआरओ जो मैंने अभी नाम बताया जो उस टाइम पे 2017 में तहसीलदार थे, और वो डीआरओ क्या कहते हैं उनका नाम राणा जी, विजेंद्र राणा जी डीआरओ हैं। वो सीएम विंडो 3 नवंबर के बाद। एक ये भी बात आ रही थी, आपकी बात को मैं थोड़ा सा विराम दे रहा हूँ कि आपको प्रलोभन देने की कोशिश की जा रही है। पहले तो
थ्रेटिंग कॉल आई, जी आप नहीं उससे भी उनके पक्ष में बात कर रहे हैं या जो आप पूछना चाहते हैं वो पूछेंगे, ये आपने ठान लिया है। आपको किस प्रकार का प्रलोभन दिया जा रहा है और किन लोगों के द्वारा दिया जा रहा है? मुझे ये प्रलोभन क्या कहते हैं, जैसे ही मैंने सी विंडो लगाई थी तो मुझे प्रलोभन तहसीलदार यशवंत के द्वारा ये प्रलोभन दिया गया कि भाई आप क्या कहते हैं, आपको राज्यपाल ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए सम्मानित करा था अभी 15 अगस्त में। तो क्यों ना आप इसी फील्ड में कुछ आगे बढ़े, इसी फील्ड में आप कुछ आगे बढ़े। तो मैंने उनसे एक कहा, सर क्या कहते हैं भाई, इसको आरटीआई एक्टिविस्ट्स के ऊपर जब दबाव बनाया जाता है तो आरटीआई एक्टिविस्ट का जो मनोबल है वो और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आता है। शायद इस बात की जानकारी भ्रष्टाचारियों को नहीं है। कोशिश इनके ऊपर की गई, धमकी भरे कॉल्स इनको आते हैं, जान पहचान वाले जो इनके भी हैं और जो अधिकारियों के भी जान पहचान वाले हैं, उनको ढूंढकर इनके ऊपर समाज का एक जान पहचान का दबाव बनाया जाता है। पर फिर भी जो इन्फॉर्मेशन इन्हें चाहिए डिपार्टमेंट से वो तो ये लेकर ही मानेंगे, ऐसा इन्होंने ठाना हुआ है। और जो भी राजस्व को नुकसान पहुंचा रहे हैं रजिस्ट्रियों के इस प्रकार के घोटाले को करके, उन लोगों को सज़ा तक पहुंचाने के लिए इन्होंने शायद अपने आप से वादा कर लिया है। और जैसा कि इनके बारे में कई बार हमें सुनने को भी मिलता है कि जब बात गलत की होती है तो ये अपने आप की भी नहीं सुनते, किसी और की सुनना तो बहुत दूर की बात है। क्या कैसे देखते हैं अब ये सारी शिकायतें आपने की, चीज़ों को निकाला, विभागों को बताया, उसके बावजूद भी कार्रवाई होती हुई नज़र नहीं आ रही? इसमें सबसे बड़ा रोल तो ये है कि भाई जो इसमें डीसी फरीदाबाद हैं वो तो क्या कहते हैं, मैं कई बार मिलने गया हुआ हूँ और आज मैं एडीसी फरीदाबाद सतबीर मान जी से भी मिलने की कोशिश करी। तो ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ, जब सी विंडो लगाई हुई है, उपायुक्त हैं जो सी विंडो लगाई हुई है, इस अभी 15 दिसंबर को सुशासन दिवस बनाया गया है और अखबार में भी कटिंग आई थी कि भाई सीएम विंडो समाधान का। सुशासन दिवस सिर्फ मनाया गया या वास्तव में सुशासन को लाने की जो कोशिश है वो फरीदाबाद के अंदर प्रशासन करता हुआ नज़र आता है? नहीं, प्रशासन बिल्कुल करता हुआ नज़र नहीं आता। मैं तो सबसे आपके माध्यम से भी फरीदाबाद एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहता हूँ भाई अगर मैंने सी विंडो लगाई है और सी विंडो में तो ये प्रावधान है कि कम से कम एक बार एप्लीकेंट को या कंप्लेंट को बुला के सामने बिठा के अधिकारियों कि भाई ये जो डॉक्यूमेंट बता रहे ये तो करे तो आप नहीं है। और इसको सी विंडो में तो एक महीने में जवाब का प्रावधान है। मेरी सी विंडो को 2 दिसंबर को मैंने नवंबर में लगाई थी, 2 जनवरी को 2 महीने हो जाएंगे। 2 महीने में उन्हें 4 बार शिफ्ट किया जा चुका है। सबसे पहली बार डीआरओ फरीदाबाद को करा था। डीआरओ फरीदाबाद ने यानी कि फाइल जो है वो इधर से उधर सरक रही है। सरकार जो सुशासन दिवस मना रही है हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो खुद इस बात को इनके मुंह से सुने कि क्या 1 महीने के अंदर जिस आरटीआई का जवाब दिया जाना चाहिए था, आज 2 महीने हो चुके हैं उस सीएम विंडो। आरटीआई का तो 2 साल तक नहीं, 2 साल तक जवाब नहीं दिया और जो सीएम विंडो है उसका जवाब इन्हें नहीं मिल रहा। और जो इनकी एप्लीकेशन है वो एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में सरक कर घूम रही है। वो ना जाने जवाब के रूप में तब्दील होकर इनके पास कब तक आएगी। इस मुख्य प्रश्न के साथ मैं अपने इस वीडियो को समाप्ति की ओर ले जाता हूं। और सुशासन दिवस क्या वास्तव में ही फ़ोटो शूट के लिए मनाया जा रहा है या फरीदाबाद और हरियाणा के अंदर जो सरकारी तंत्र है वो सुशासन को अमली जामा पहनाने के लिए तैयार है या नहीं?